अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ हमने इस्लामियात की दहम जमात के सफ़ा नंबर 2 पर हिफाज़त तदवीन हदीस दौरे अव्वल के मुख्तसर सवालात और जवाबात समझे और उनके दुरुस्त अंदाज में जवाब लिखने का तरीका सीखा। मैंने आपसे कहा था कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इसके तफसीली जवाब से जल्द आगाह करूँगी। अज़ीज़ तलबा, अगर आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल आपके जहन में हो, कहीं भी आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप सबको जवाब दूंगी। हम आते हैं इसी सबक के तफसीली जवाब के जानिब। तफसीली जवाब से पहले हम पढ़ते हैं इसका तफसीली सवाल। सफ़ा नंबर 5 पर मौजूद सवाल है कि जमा और तदवीन हदीस पर नोट लिखें। अज़ीज़ तलबा, बहुत सी आपने वीडियोस देखी होंगी और आपको मालूम होगा कि इस सवाल के जवाब के लिए बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स और इसके अलावा असातिज़ा कराम भी अमूमन इस सवाल का जवाब आपको सिर्फ ये बता देते हैं कि इसी सबक में से इस जगह से और यहाँ तक आपका जवाब मौजूद है और इसको आप तफसीली तौर पे लिखें। लेकिन हमने आजकल बोर्ड में नंबर्स की गेम है। दरअसल जितने अच्छे नंबर्स हैं, जितने ज़्यादा आप नंबर ले सकते हैं, और उसको लेने का तरीका ये है कि वो आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी हेडिंग्स, आपको सवाल का जवाब लिखने का तरीका, ये सब कुछ आपका बहुत मैटर करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको हर सवाल, हर टॉपिक, हर पॉइंट पर आपने कोई ना कोई हेडिंग ऐड करनी है। और हेडिंग लिखने का तरीका भी जिस तरह बोर्ड में बताया जाता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू मार्कर यूज़ करना है। अपने किसी भी मेन पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है थ्रू योर मार्कर, और उसके बाद आपने उस पॉइंट को एलिब्रेट करना है। आपने डिटेल से जवाब देने से पहले जो आपसे सवाल पूछा गया है उसके हवाले से कुछ हेडिंग्स हैं जो मैंने तफसीली जवाब के लिए अपने पास लिख ली हैं, और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इस तमाम जो हेडिंग्स हैं इनका पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी हेडिंग है, ये देखिए, ये आपका सवाल है जिसमें पूछा गया है कि जमा और तदवीन हदीस पर नोट लिखें। सवाल के फ़ौरन बाद आपने एक मेन हेडिंग देनी है जो कि होगी जमा और तदवीन हदीस। मेन हेडिंग के बाद कुछ मज़ीद हेडिंग्स हैं। इन तमाम हेडिंग्स का आपको मैं ये कहूँगी कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद में हर हेडिंग में आपने जो कंटेंट अपने टेक्स्ट बुक में से ऐड करना है वो मैं आपको डिटेल से बताती जाऊंगी, ताकि आपके पास एक मुकम्मल नोट्स आपको मिल जाए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप नोट्स हमसे मंगवाएं तो आप हमें कमेंट्स में हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको इस तमाम असबाब के नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले हेडिंग की जानिब। सबसे पहले जमा और तदवीन हदीस पर नोट लिखने से पहले हमें सबसे पहले पॉइंट में ये बताना है कि एक्चुअली जमा और तदवीन हदीस या हदीस है क्या। हदीस है क्या, कोशिश करें कि वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपने कोशिश कीजिए वो तमाम के तमाम मुख्तसर जवाबात जो आप मुख्तसर सवालात में लिख चुके हैं उन तमाम के जवाबात इस डिटेल क्वेश्चन में ऐड करें। जितनी ज़्यादा आपके आंसर की लेंथ बढ़ेगी उतना ही आपका अच्छा इंप्रेशन आएगा। पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ आंसर लिख देने से नंबर्स नहीं मिलते, ये बात आप जहन में रखिएगा। आपने मेन हेडिंग देने के बाद आपने इसके मानी और मफहूम बताने हैं, और मानी और मफहूम के बाद तदवीन हदीस, ये कंप्लीट सारी हेडिंग्स हैं, और इन हेडिंग्स का आप अच्छा सा एक स्क्रीनशॉट ले लें। देन मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले ये देखिए मानी और मफहूम। मानी और मफहूम की तरफ आते ही आप आ जाइए अपने बुक की जानिब, और बुक पर आ जाइए आप पहले पेज पर। पहले पेज पर जो आपने मुख्तसर जवाब लिखा था उसी का आंसर जो है आपका पहली हेडिंग का जो आपका कंटेंट होगा, पहले जवाब का, मुख्तसर जवाब का, वही आपका पहली हेडिंग का कंटेंट हो जाएगा मानी और मफहूम का। देन आते हैं हेडिंग नंबर 2 की जानिब जो कि है तदवीन हदीस। तदवीन हदीस आपको बता चुकी हूँ, हदीस को तहरीर करना। इसके लिए आप आ जाइए हेडिंग नंबर, आप अपने पेज नंबर 2 पर ही सेकंड पैराग्राफ के जानिब, जिसमें आपने सारा पैराग्राफ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सबसे पहले आप
सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन पर लिखेंगे तदवीन हदीस से मुराद अहादीस मुबारका को जमा करना और उन्हें किताबी शक्ल देना है। लेकिन एक लाइन पर ही इस हेडिंग का कंटेंट एंड नहीं हो जाता, बल्कि ये लाइन लिखने के बाद इसी लाइन के ऊपर वाली लाइन पर मौजूद, इसीलिए दौरे रिसालत और दौरे सहाबा कराम में इसकी हिफाजत पर भरपूर जोर दिया गया और अहादीस मुबारका को बाकायदा मुदव्विन कर दिया। ये आपने 2 लाइन्स ऐड करनी है हेडिंग नंबर 2 के कंटेंट में। ये एंड हो जाता है। देन हम आते हैं हेडिंग नंबर 3 पे, और हेडिंग नंबर 3 आपकी है कि अहदे रिसालत में जमा तदवीन का आगाज़, यानी नबी करीम के दौर में किस तरह से हदीस की जमा तदवीन का आगाज़ हुआ था। इसके लिए आपने पेज नंबर यानी सेम पेज पे पेज नंबर 2 के लास्ट पैरा की तरफ जाना है और आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि नबी करीम की अहादीस मुबारका की जमा तदवीन का आगाज़ दौरे रिसालत ही में शुरू हो गया था। यहाँ से स्टार्ट करके आपने पेज नंबर आ जाना है पेज नंबर 3 की जानिब। पेज नंबर 3 की फर्स्ट लाइन की जानिब आ जाइए और पेज नंबर फर्स्ट की फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन के हाफ में जहन में बैठ जाए। दैट्स इनफ। यह आपका हेडिंग नंबर 3 का कंटेंट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपने हेडिंग नंबर 3 में नहीं लिखना। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रही तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। इंसान हमेशा अपनी तनकीद से ही सीखता है और मैं तनकीद को हमेशा पॉजिटिव लेती हूँ। नाउ लुक हेडिंग नंबर 4, अहदे सहाबे कराम में जमा व तदवीन हदीस। इसके लिए ज़रूरी है कि आप दोबारा से सेम पेज पे आ जाइए और आपने नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो आपका शामिल कर देना है अहदे सहाबा में जमा व तदवीन हदीस फ्रॉम हेयर टिल हेयर। देन आ जाइए हेडिंग नंबर 5 के जानिब, तहरीरी सूरत में हिफाजत हदीस। ओके तलबा, ये अब आपकी बन जाएगी मेन हेडिंग। ये सारी हेडिंग्स आप राइट कॉर्नर पे लिखते जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप आएंगे हेडिंग नंबर 5 की जानिब, इसे आपने एज ए मेन हेडिंग अपनी कॉपी के सेंटर में देना है और आपने राइट करना है तहरीरी सूरत में हिफाजत हदीस। उसके बाद इसकी ये 3 सब हेडिंग्स होती हैं। तहरीरी सूरत में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ों से तहरीर की गई। सबसे पहले दौरे रिसालत में तहरीर हुई, फिर दौरे सहाबा कराम में और आखिर में दौरे ताबईन में इसको तहरीर किया गया। तहरीरी सूरत में थोड़ा सा इंट्रो हम देंगे, देन हम दौरे रिसालत की जानिब आएंगे। आपने मेन हेडिंग अपनी कॉपी के पेज पे सेंटर में देनी है, तहरीरी सूरत में हिफाजत हदीस। देन आप इसके कंटेंट में लिखेंगे पेज नंबर 3 पर, और पेज नंबर 3 में आप स्टार्ट करेंगे हेडिंग नंबर 5 के कंटेंट में सिर्फ ये जो आपका सेकंड पैराग्राफ है, इसकी फर्स्ट 3 लाइंस रसूलुल्लाह ने सहाबा कराम से लेकर लाइन नंबर 3 में देख लीजिए, शक्ल में महफूज करने का सिलसिला शुरू हो गया था। जब आप ये लिख लेंगे तो आपने आपकी एक आपने सब हेडिंग देनी है जो कि है दौरे रिसालत में। इस हेडिंग को देने के बाद नबी करीम के दौर में किस तरह से तहरीरी तौर पर हदीसों की हिफाजत की गई, इसके लिए आपने जो कंटेंट राइट करना है बच्चों, ये आपने शुरू करना है। ये मैंने नंबर 1 भी मार्क किया हुआ है। आपने शुरू करना है दौरे रिसालत में फ्रॉम हेयर और टिल हेयर। ठीक है, आप इतना डिटेल से अगर आप लिखते हैं तो यकीनन तलबा जब लिखना शुरू कर देते हैं तो बहुत सी लाइंस मिस कर देते हैं। मेन पॉइंट्स आपने बता देने हैं कि नबी करीम के दौर में किस तरह से तहरीर की गई, जिसमें उनके खुतूत का तस्करा आएगा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका और विरासत के अहकामात बताए और ज़कात के तफसीली अहकामात। इन 2 अहकामात का ज़रूर आपने अपने अल्फाज में तस्करा करना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा रवाओं को ख़त लिखे थे उनमें इन 2 के तस्करे आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, तो आपने उनको मिस नहीं करना। उसके बाद आएंगे हम सेकंड सब हेडिंग की जानिब जो कि है दौरे सहाबा कराम में। सहाबा कराम ने आपने पढ़ा था कल चैप्टर, जिसमें हमने बताया कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी अपने अपने ज़ाती सहीफ़े और अपने ज़ाती नुस्खे तहरीर करते थे हदीस को हमेशा याद रखने के लिए। तो उसके बारे में आपने स्टार्ट करना है नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 3 पे, फ्रॉम हेयर टिल हेयर। ठीक है, इसमें माइट भी पॉसिबल कि आपको थोड़ा मुश्किल लगे कि ये सहाबा कराम के जो नुस्खे हैं, इसमें अगर आप से सहीफ़े सादका के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं या 1-2 सहाबा कराम का नाम दे देते हैं तो भी आपका आंसर इनफ होगा। देन होगा दौरे ताबईन में।
صحابہ کرام کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے وہ تابعین کا دور شروع ہوتا ہے، اور تابعین کے دور میں کیا ہوا تھا یہ آ جاتے ہیں لاسٹ ہیڈنگ میں۔ آپ نے شروع کرنا ہے صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور سے، اور یہ آپ شروع کرتے ہوئے لائن نمبر 1، 2، 3 اور 4 تک آ جائیں گے۔ اس ایکچولی پیراگراف میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد تابعین نے بھی اس کو جمع و تدوین کا باقاعدہ منظم طریقے سے کام کیا، لیکن یہ انہوں نے خود ذاتی طور پہ کام کیا گیا تھا۔ البتہ سرکاری سطح پر جو کام ہوا تھا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوا تھا۔ یہ ایک لائن ضرور آپ نے ایڈ کر دینی ہے۔ جمع و تدوین کے حوالے سے آپ نے آخر میں ایک امپورٹنٹ لائن ضرور ایڈ کرنی ہے، جو کہ ہے احادیث مبارکہ کے مستند مجموعے۔ بیٹے آپ آلریڈی اس کا آنسر لکھ چکے ہو اپنے شارٹ کوشچن میں، اور آپ نے اس کا آنسر لکھا تھا سوال نمبر 5 میں۔ تو میں آپ کو کہوں گی کہ جو شارٹ کوشچنز آپ یاد کر چکے ہیں انہیں ضرور ڈیٹیل میں آنسر ضرور آپ اس کو ایڈ کریں، تاکہ آپ کے کوشچن کی لینتھ کے ساتھ ساتھ آپ کا آنسر جو ہے وہ ایسا ہو جائے کہ کہیں سے نمبر کٹنے کی گنجائش نہ بچے۔ تو بچوں آپ نے شروع کرنا ہے احادیث مبارکہ کے مستند مجموعے۔ کون کون سے مؤلفین تھے جنہوں نے تحریر کیے تھے اور کون کون سی بکس تھیں، تو ان کے نام شروع ہوتے ہیں آپ کے یہاں سے پیج نمبر 3 پہ، سیکنڈ لاسٹ لائن سے آپ نے کمپلیٹ لکھ دینے ہیں، یہاں سے شروع کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں اینڈ کر دیں گے کہ یہ ان کے مجموعے ہیں۔ اگر آپ یہ ساری 6-7 کے بکس کے نام نہ لکھ سکیں تو ایٹ لیسٹ 5 اور 6 کو لازمی آپ لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم اسی جمع و تدوین کے حوالے سے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ ارشادات قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، قرآن مجید کی اور حدیث کی حفاظت کے حوالے سے۔ تو ہم بالکل مس نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید کی روشنی میں کیا کہا گیا اور حدیث کی روشنی میں کیا کہا گیا۔ قرآن مجید کی روشنی میں آپ نے جمع و تدوین کے حوالے سے ایک لائن ایڈ کرنی ہے، جو ہے پیج نمبر 4 پر۔ یہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے یہاں سے۔ یہ دیکھیے حدیث نبوی کی جمع و تدوین کے ذرائع میں یہ آپ آلریڈی لکھ چکے ہیں، آپ یاد کر چکے ہیں، تو آپ نے اسے مس نہیں کرنا۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ حفظ اور کتابت کے بعد تیسرا ذریعہ سنت نبویہ کا عملی طور پر جاری رہنا ہے۔ اس میں اگر آپ کوئی لائن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو مشکل لگتی ہے تو ایک لائن آپ پہلی ضرور رائٹ کیجیے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے سورۃ الحشر میں، آپ نے اس کا ترجمہ ضرور تحریر کرنا ہے، اور یہ ترجمہ آپ کلاس 9 میں بہت اچھی طرح یاد کر چکے ہیں۔ اور جو کچھ تمہیں رسول اللہ عطا فرمائے اسے لے لو، جس سے تمہیں منع فرمائے سے رک جاؤ۔ آنسر لکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کوئی بھی سینگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ تعالیٰ کی آپ کچھ بھی تحریر کرتے ہیں تو آپ نے زیادہ سے زیادہ مارکر یوز کرنا ہے اور اسے بولڈ رائٹنگ میں لکھنا ہے، تاکہ دور سے نظر آئے کہ آپ نے یہ قرآن مجید کا ارشاد مبارکہ تحریر کیا ہے۔ قرآن مجید کے ارشاد مبارکہ کے فوراً بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد مبارکہ رائٹ کرنا ہے، اور ایک چھوٹی سی آپ ہیڈنگ دے دیں گے کہ حدیث کی روشنی میں۔ حدیث کی روشنی میں آپ نے آ جانا ہے اگین پیج نمبر 3 کی جانب۔ بیٹا لائن نمبر 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی حوالے سے ارشاد مبارک فرمایا تھا کہ نبی کریم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں بھی دعا دیتے تھے۔ یہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ لائن آپ نے کمپلیٹ لکھ دینی ہے، اور اس پر جو آپ نے ہیڈنگ دیتی ہے وہ دینی ہے حدیث کی روشنی میں۔ اور یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات یاد کی، اسے لوگوں تک پہنچایا، یہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے۔ لاسٹ میں آپ کا آ جاتا ہے کلام حاصل۔ آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو آپ لکھیے، اور اگر نہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ صرف ایک آپ کا کوشچن کی اچھی اینڈنگ کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں آپ چاہیں تو صرف ایک لائن ایڈ کر دیجیے گا، جو کہ پیج نمبر 4 پر لاسٹ پیراگراف میں موجود ہے، اور وہ ہے کہ جمع و تدوین حدیث کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہاں سے شروع ہو کر یہ ہیڈنگ یہاں اینڈ ہوگی۔ اس میں سے اگر آپ چاہیں تو کوئی لائن مس کر سکتے ہیں، اس کو اپنے الفاظ میں بھی تحریر کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کا آنسر ایک اچھے نوٹ پر اینڈ ہو جائے۔ مجھے امید ہے عزیز طلباء کہ آپ اس تفصیلی جواب کو صحیح طرح سے سمجھنے کے قابل ہو سکے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے اختتام پر میں آپ سے پھر کہوں گی کہ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا تو اسے لائک کیجئے، اسے سبسکرائب کیجئے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور کسی قسم کا بھی کوئی بھی آپ کو ایشو ہوتا ہے تو پلیز مجھ سے کامنٹس میں ضرور پوچھیے۔
انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے ساتھ میں کل آپ سے پھر ملاقات کروں گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.